नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी ने वक्फ के जो केसेस देश भर के हाई कोर्टों में चल रहे हैं उनके लिए एक ट्रांसफर पिटीशन डाली है। हालांकि ख़ासतौर से वो ट्रांसफ़र पिटीशन उन्होंने डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में। उनका जो वक्फ एक्ट चैलेंज उन्होंने किया था उस वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए डाला है। हुआ क्या था और इसके अतिरिक्त हम लोग चर्चा करेंगे कैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश तो किया, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी आदेश का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं होता कि वो अपने हाथ से साइन करके आदेश करेंगे। उनकी एक भावना है और सरकार का मतलब यही होता है कि वो अपनी भावना प्रकट करती है कि उसको क्या करना है। लेकिन काम तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी को करनी होती है, सरकारी मशीनरी को करनी होती है, जिसको आप मशीनरी कहते हैं या जिसको आप सिस्टम कहते हैं। लेकिन सिस्टम क्या क्या खेल नहीं करता उसका एक विषय पर चर्चा तो मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री की आपको कर चुका था, जो अंडे वाला प्रकरण था कि आदेश सरकार का क्या था और अंडे का फंडा कहाँ से निकल कर आया था। आज उसका दूसरा इलस्ट्रेशन देश के सबसे गंभीर विषय जो इस समय वक्फ सर्वे का विषय है उसमें भी वैसा ही कुछ काम हुआ है। मैं उस विषय को पूरा खोलकर रखूँगा कि आखिर क्या आदेश हुआ और क्या होना चाहिए था। खैर, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं अश्विनी उपाध्याय जी की पिटीशन के। पहले वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वक्फ एक्ट की कुछ धाराएं चैलेंज की थी और ये कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बनती क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कोर्टों को सिविल के मामले में सिविल कोर्ट को ही रोक दिया गया है और सिविल कोर्ट की सारी पावर ट्रिब्यूनल को दे दी गई है। और ट्रिब्यूनल की खास बात यह है कि ट्रिब्यूनल या वक्फ बोर्ड को दे दी गई है और वक्फ बोर्ड को सुपर पावर देकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बांध कर दिया गया कि अगर वक्फ जो कहे वही बात माननी है। ऐसे बहुत सारे बातों पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पिछले 3-4 वर्ष से मैं लगातार वक्फ के विषय उठाता चला आया हूं और उन पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या चल रहा है वो भी लगातार मैं उठाता चला आया हूं। मैं ये भी बताता चला आया कि वक्फ का खेल कब से और कैसे खेला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अश्विनी जी की पिटीशन पर कह दिया था कि प्रॉपर कोर्ट हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट जाइए, और यहाँ से विड्रॉवल लिबर्टी दे दी थी। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिए थे। सम्मन इशू करने के बाद मतलब सरकारों को सम्मन इशू कर दिए थे। सम्मन इशू करने के बाद उनके ध्यान में ये आया कि देश भर में तमाम हाई कोर्टों में इस तरह की पिटीशनें लगी हुई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि तमाम हाई कोर्टों में जो पिटीशनें लगी हुई हैं या जो PIL पड़ी हुई हैं वो अगर अलग अलग डिसाइड कर दी गई तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी कि एक हाई कोर्ट हो सकता है कोई दूसरा ऑर्डर कर दे और दूसरा हाई कोर्ट कुछ दूसरा ऑर्डर कर दे। इसलिए अच्छा ये होगा कि सभी हाई कोर्टों से पिटीशनें मंगवा कर सुप्रीम कोर्ट इकट्ठा सुन ले। तो अश्विनी जी ने सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन डाली, ट्रांसफर पिटीशन डाली, और उन्होंने कहा कि हमारे केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है वो और इसके अतिरिक्त देश भर में जो केसेस चल रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में मंगाकर और उनकी इकट्ठी एक साथ सुनवाई की जाए वक्फ एक्ट चैलेंज की। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे और पूछा कि भाई कहाँ कहाँ पिटीशनें फाइल हैं, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक डिटेल्ड एफिडेविट दाखिल करिए और कहाँ कहाँ कितनी पिटीशनें फाइल हैं उसका रिकॉर्ड पेश करिए। जिस समय आप वो सारा रिकॉर्ड हमको दे देंगे और बता पाएंगे कि कितनी पिटीशनें हैं, खाली ये कहने से नहीं चलेगा कि तमाम तरह की पिटीशनें लगी हुई हैं और हाई कोर्टों में और सबको इकट्ठा कर लिया जाए, तो फिर आप उनकी डिटेल भी हमें दीजिए। और उसके लिए उन्होंने तारीख दे दी है। हालांकि मेरा मानना है कि हाई कोर्ट में जितनी पिटीशनें पड़ी हुई हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जानी चाहिए, लेकिन अश्विनी जी को उसके साथ पूरी डिटेल देनी पड़ेगी देश भर में कहाँ कहाँ कितनी पिटीशनें इस प्रकार की चल रही हैं जिनके ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी होने की संभावनाएं हैं और जिनकी वजह से जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है उसमें कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे विषय पर। दूसरा विषय है, हम लोगों ने, आपको याद होगा कि मैंने बहुत बार चर्चा की है और जिस समय योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर किया था करीब 15 दिन पहले कि मेरे ख्याल से वो सितंबर 7 या ऑर्डर 7-8 सितंबर का ऑर्डर है। 7 सितंबर को योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दिया था, स्टेटमेंट भी आया था कि वक्फ के सर्वे किए जाएंगे। हम सबको बड़ी हर्षोल्लास भी हुआ था, देश भर को ये उम्मीद जगी थी कि वक्फ का सर्वे अगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा तो फिर ये खेल पूरे देश में खुल कर आ जाएगा। कम से कम उत्तर प्रदेश खोलने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश खोल देगा तो फिर ये पूरे देश में उसका मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है। कम से कम वो सरकारें तो अडॉप्ट कर ही सकती हैं जो इन विषयों पर काम करना चाहती हैं, जो नहीं करना चाहती होंगी वो नहीं करेंगी।
कई दिनों के प्रयास के बाद कि भाई ऐसा क्या ऑर्डर योगी जी ने किया है, स्टेटमेंट उनका आया था तो लोगों को बड़ा भरोसा हुआ था, लेकिन वो जो ऑर्डर आया, मैंने बड़े प्रयास के बाद वो ऑर्डर देखने को मिला। जब ऑर्डर देखा तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई। होता क्या है कि सरकार की अपनी एक मंशा होती है, सरकार का अपना एक प्रभाव होता है, सरकार की अपनी एक सिस्टम होता है। सरकार जो चुनकर जनता भेजती है उसके आधार पर मुख्यमंत्री और काउंसिल मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन सरकार जो चुनकर आई वो केवल मंशा बता सकती है कि हमें ये करना है। अब वो मंशा के लिए उनके पास अपनी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को वो कहते हैं, यानी कि वो अपने किसी अधिकारी को कहते हैं। मैं मानकर चलूँ कि ये जो ऑर्डर आया ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से आया, माइनॉरिटी सचिव, माइनॉरिटी विभाग के उप सचिव ने आदेश दिया। अब माइनॉरिटी विभाग के उप सचिव ने आदेश दिया, योगी जी के कहने पर दिया होगा नो डाउट, लेकिन माइनॉरिटी के उप सचिव ने आदेश दिया क्या, ये भी एक गंभीर बात है। अब वो आदेश नीचे तक गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर कुछ कार्रवाई करेगा। आदेश 7 सितंबर का जो आया उसमें ये कहा गया, मतलब आप उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो आदेश दिया गया उसमें ये कहा गया निश्चित रूप से कि ये जो वक्फ का एक आर्डर 7 अप्रैल 1989 को हुआ था, 7 अप्रैल 1989 का एक वक्फ का आदेश हुआ था, और उस आदेश को निरसित करते हुए जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से चढ़ा दी गई हैं उन प्रॉपर्टियों को सही करना है। कैसे होगा? मामला शकील अहमद सिद्दीकी, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, शकील अहमद सिद्दीकी का आदेश है। 7 सितंबर 2022 का आदेश है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग का आदेश है। समस्त मंडलायुक्त और समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है। अब आप समझ लीजिए, फिर से मैं कहता हूँ, शकील अहमद सिद्दीकी उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हम वक्फ का सर्वे करवाएंगे। वक्फ सर्वे करवाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को कहा होगा, वक्फ अनुभाग को कहा होगा कि वक्फ अनुभाग या अल्पसंख्यक मंत्रालय इस पर सर्वे करवावे, चूंकि वही विभाग है वो करवाएगा। शकील अहमद सिद्दीकी उसके उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने ये आदेश किया विभाग की तरफ से। 7 सितंबर 2022 का आदेश है। वो आदेश ये कहता है, अब देखिए आदेश होना क्या चाहिए था और हुआ क्या। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कुछ तो काम हो ही रहा है, वो मंशा पूरी नहीं हो रही है जो करनी चाहिए थी। वक्फ का सर्वे जिस तरह से जो चीज़ें होनी चाहिए उसका एक फॉर्मेट बनना चाहिए था, उस फॉर्मेट के अनुसार उस पर पकड़ होनी चाहिए थे, वो नहीं हुआ। इनका कहना है 7 अप्रैल सन 1989 को एक आदेश किया था रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने। अब आप देखिए सरकार के पास कई एक साधन होते हैं, अब ये एक साधन सीधे उप सचिव ने किया है आदेश, और एक आदेश 1989 को हुआ था राजस्व विभाग के द्वारा। राजस्व विभाग ने ये कहा कि वक्फ का कहना है जो जमीनें वक्फ की हैं, मौजूदा हालत में वक्फ हैं, लेकिन वो ज़मीनें राजस्व के जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में या तो बंजर, भीटा, ऊसर भूमि चढ़ी हुई है। यानी कि सरकारी कागज़ ये कहता है कि ये बंजर भूमि है या ये भीटा भूमि है या ये ऊसर भूमि है या किसी अन्य प्रकार की इसी प्रकार की कोई भूमि है जो सरकारी नुजूल, मान लीजिए नुजूल का मतलब है सरकार की वो ज़मीन जिस पर सरकार अभी कोई उपयोग नहीं कर रही है या उपयोग कर भी रही है, कुल मिलाकर वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन बंजर के रूप में भी रहती ही है, बंजर रहती है, कटरी रहती है, भीटा ऊसर रहती है। इन जगहों पर 1947 के बाद से कब्जे किए गए, कब्जे करके कहीं मजार बनाई गई, कहीं मस्जिद बनाई गई, कहीं ईदगाह बना ली, तो कहीं मदरसा बना लिया, तो कहीं कुछ बना लिया। अब ऐसा बनाकर एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। उस स्ट्रक्चर बनाने में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वक्फ में वो क्लेम कर दिया, वक्फ ने वो अपने नाम चढ़वा लिया, क्योंकि जो लेखपाल रहा होगा, लेखपाल ने मौजूदा स्थिति बताई होगी, लेखपाल की मौजूदा स्थिति में उसने बता दिया कि यहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई है, तो वक्फ ने वो अपने नाम चढ़ा ली।
वक्फ के नाम चढ़ी हुई जमीन पर वक्फ ने सरकार से कहा कि आपके रिकॉर्ड पर ये बंजर भीटा ऊसर या कटरी चढ़ी हुई है, इस जमीन को वक्फ के नाम सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाए। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 अप्रैल 1989 को ऑर्डर कर दिया और यह कहा कि भाई देख लिया जाए, मौजूदा में वक्फ है लेकिन रिकॉर्ड सही नहीं, तो रिकॉर्ड दुरुस्ती कर लिया जाए और रिकॉर्ड में उसका सही उल्लेख कर दिया जाए, उसको रिकॉर्ड को सही कर लिया जाए। अब बात यहां पर आ गई कि रिकॉर्ड सही कर लिया जाए। रिकॉर्ड्स दुरुस्त होने शुरू हो गए। सरकारी रिकॉर्ड में भी, यानी कि जो लेखपाल के जो तहसीलदार के पास रहता है, या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड है, या जो मंडलायुक्त का रिकॉर्ड है, कमिश्नर रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों में जो बंजर भूमि चढ़ी हुई थी, जिस पर स्ट्रक्चर इलीगली खड़ा कर लिया गया था, उस जमीन पर वक्फ लिख दी गई। यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में भी गलत तरीके से वक्फ चढ़ा दी गई है। अब वो वक्फें चढ़ गई। उत्तर प्रदेश सरकार, जब देश में यह हंगामा हुआ कि साहब गलत तरीके से सरकारी भूमियों पर वक्फें चढ़ी हुई हैं, प्राइवेट भूमियों को वक्फों ने क्लेम कर दिया है, प्राइवेट गांव पूरे के पूरे वक्फ पर चढ़े हुए हैं, यहां तक कि ये भी निकल कर आया कि कुछ पुराने सनातन मंदिर हैं, मंदिरों की जमीनें हैं, उसको भी वक्फ ने क्लेम किया और वक्फ ने अपने नाम चढ़ा लिया। कोई देखने वाला था नहीं, क्योंकि वहां कभी कब्रिस्तान बना लिया, कभी मस्जिद बना ली, कभी ईदगाह बना ली, कभी वो मजार बना ली, या कुछ गुम्मे शुम्मे रख दिए, ऐसा कुछ होता रहा। 1995 से पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 था। उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 में ये व्यवस्था दे रखी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1995 का जो केंद्र का कानून आया, उसने ये सारे कानून खत्म कर दिए और अब केंद्र का कानून है, उस केंद्रीय कानून में, जिसमें 2013 में भी संशोधन करके बहुत सारी पावर दे दी गई, उस केंद्रीय कानून में ये सब समाहित हो गई। पहले राज्यों के अपने अपने कानून थे। 1995 के कानून और वक्फ अधिनियम 1960, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 का हवाला देते हुए यह कहा गया, चूंकि वक्फ अधिनियम 1995 में जो 2013 में संशोधित हुआ, धारा 36(3) यानी कि सेक्शन 36 क्लॉज 3 और सेक्शन 37 क्लॉज 2, ये दो धाराएं ऐसी हैं जिसमें यह कहा गया है, वक्फ एक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें यह कहा गया है कि आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो वक्फ क्लेम कर दी गई है या वक्फ घोषित कर दी गई है, इसके लिए सरकारी रिकॉर्ड में जो सरकारी ऑफिसर है या जो सरकार का रिकॉर्ड है, वहां पर भी क्लेम करेगा। अब आप सोच लीजिए, वहां पर वो क्लेम करेगा, तो सरकारी जमीन पर क्लेम करना, सरकारी डिपार्टमेंट में क्लेम करने का मतलब म्यूटेशन का प्रोसेस है। म्यूटेशन का प्रोसेस का मतलब यह हो गया कि दाखिल खारिज, जिसका नाम चढ़ा हुआ है उसका नाम काटा जाएगा और वक्फ का नाम चढ़ाया जाएगा। उसका बाकायदा एक मुकदमा दाखिल होता है। उस मुकदमे में वक्फ को यह सिद्ध करना पड़ता है कि ये जमीन वाकई में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हमारे पास आई है और इसका क्लेम सही है। सवाल यहां पर यह है कि जब प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ है और कोई भी जमीन पर दाखिल खारिज का मामला बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ को भी उस दाखिल खारिज करने के लिए उस सरकारी डिपार्टमेंट में, मान के चले तालुकादार या तहसीलदार के यहां क्लेम करना पड़ेगा। ये सेंट्रल का लॉ है, क्लेम करना पड़ेगा और उसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के बाद दाखिल खारिज होगा। जब ऐसा लिखा हुआ है तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1989 में ऐसा क्या कहने की आवश्यकता पड़ गई कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो मत करिए, यानी कि जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है वो तालुकादार के यहां मुकदमा मत करिए, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीधा अपने रिकॉर्ड्स में, कमिश्नर सीधे अपने रिकॉर्ड चेंज कर ले और अपने रिकॉर्ड में वो वक्फ चढ़ा ले, बिना प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए। ये एक प्रकरण था। इस एक प्रकरण, केवल इस एक प्रकरण को 7 सितंबर सन 2022 को केंद्र राज्य सरकार के शकील अहमद सिद्दीकी जो उप सचिव हैं, उनके आदेश से यह कहा गया कि 1989 का जो आदेश है वो आदेश गलत है और जो ड्यू प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तभी वक्फ चढ़ाई जानी चाहिए। एक बात आ गई, बात तो ठीक है, लेकिन जो प्रश्न था मूल, ये इसको एक विषय बनाकर दे दिया गया। जो मूल प्रश्न था कि
प्रदेश में जितनी वक्फें चढ़ी हुई हैं उन वक्फों का रिकॉर्ड दोबारा उनका सर्वे होगा, उन सभी वक्फों का सर्वे होगा जो महाराज जी का स्टेटमेंट आया था। जैसा पेपरों में छपा था, मैंने ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन पेपरों में जिस प्रकार से छपा था, न्यूज पर जिस प्रकार से चल रहा था, उसमें यह कहा गया था योगी आदित्यनाथ जी के हवाले से कि उत्तर प्रदेश में जो वक्फे बनी हुई हैं उन वक्फों का सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में यह पता किया जाएगा कि वाकई में वक्फ बनी कैसे। यानी कि बातें यहां तक आनी चाहिए कि वक्फ जो वाकिफ था, जिसने वक्फ करता है, वक्फ करता की अपनी भूमि थी क्या? मैंने सपोज पूरे मोहल्ले को किसी को दान कर दिया, मेरे मोहल्ले में मेरी लोकस स्टैंडी बनती होगी, मेरा अधिकार बनता होगा, तभी तो मैं मोहल्ले को दान कर सकता हूं। लेकिन मेरा अधिकार नहीं है और मैंने मोहल्ले को वक्फ के नाम दान कर दिया, तो वो कैसे होगा? यानी कि उसकी लोकस स्टैंडी आपको पता करनी होगी कि जिसने ट्रांसफर किया है या वक्फ कह रही है कि हमने उसको अपने नाम चढ़ा लिया है, किसी ने उसको ट्रांसफर किया है कि नहीं, और जिसने ट्रांसफर किया है उसकी लोकस उस पर बनती है कि नहीं बनती है, उसका अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। अब इसमें एक विषय यह है कि ऊसर बंजर है, ऊसर भंजर भाटी या कटरी की जमीन है या चारागाह की जमीन है। इस जमीन को इलीगली कब्जा कर लिया गया, यानी कि किसी ने ट्रांसफर नहीं करी, मौजूदा हालत में मस्जिद देखकर उसको वक्फ चढ़ा दिया गया। बात बिल्कुल सही है, एक विषय। लेकिन उसका क्या? जो जमीन शमशान चढ़ी हुई है, अब शमशान हिंदुओं का चढ़ा हुआ है, उस जमीन पर मुसलमानों ने जाकर एक कब्र गाड़ दी, मुसलमानों ने एक कब्र बना दी, जबरदस्ती बना दी। कब्र बनाने के बाद वक्फ ने उस पर क्लेम कर दिया। अब वो जो चढ़ा हुआ है, अब वो कब्रगाह नहीं लिखते, सरकारी रिकॉर्ड्स में उसको ब्यूरल पॉइंट लिखते हैं या उसको शमशान लिखते हैं। तो दोनों के लिए शमशान इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुओं के लिए भी हकीकत में यह है कि शमशान हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मुसलमानों के लिए वो कब्रिस्तान इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन शमशान ही चढ़ाकर मुस्लिम शमशान कर दिया गया। अब वो जमीन कब्जा हो गई, उसका फंड रिलीज कर दिया गया, उसमें बाउंड्री खींच दी गई, यानी कि आपको वंचित कर दिया गया। वहां अब शव जला नहीं सकते क्योंकि वो जमीन तो अब शमशान की हो गई, यानी कि मुस्लिम शमशान की कब्रिस्तान बन गया। दूसरी बात, किसान की कोई भूमि खाली पड़ी है बंजर, उस पर कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया, बोले ये तो कब्र है, और लेखपाल से मिलकर उसको चढ़ा दिया गया। मौजूदा हालत में वो कब्र टाइप बनी हुई है। मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी का हुआ, उसने उसमें पेमेंट निकाल दिया, पेमेंट निकालकर उसकी बाउंड्री करवा दी, गेट लगा दिया। अब इलाके में कोई कहने वाला नहीं था, किसान चिल्लाता रहा, किसी ने सुना नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान गए वो लोग यहां पर जबरन जमीनों को वक्फ बनाकर चले गए, तो वो जमीनें तो भारत सरकार की होनी चाहिए थी। तीसरा विषय यह है कि जो नवाब यहां पर रहते थे वो नवाब पाकिस्तान चले गए या वो उनकी नवाबी छीन ली गई। कुल मिलाकर जो लैंड रिफॉर्म्स आए, उन लैंड रिफॉर्म्स में वो जमीन खत्म हो जानी चाहिए, वो जमीन उनकी रही नहीं, वो सरकारी हो गई। उन्होंने क्या किया कि जिस दिन लैंड रिफॉर्म आया उससे पहले उसको वक्फ बना दिया और वक्फ बनाकर उसको सिक्योर कर लिया, वो वक्फ वाला औलाद बना दिया, अपने नाम से वक्फ बना दिया। ऐसे तमाम नवाबों ने, तमाम जमींदारों ने, तमाम सुल्तान अपने आप को कहते थे, तमाम प्रकार के अपने आप को बादशाह कहते थे, उन्होंने इन जमीनों को गलत तरीके से अपने नाम चढ़ा लिया। अब पाकिस्तान विभाजन की अपनी एक तारीख है, माउंटबेटन प्लान में माउंटबेटन ने एक तारीख तय की, भाई पाकिस्तान बनेगा। जैसे ही ये निर्णय हुआ कि पाकिस्तान बनेगा, तो जो लोग यहां पर जमीन पर काबिज थे उन्होंने जमीनों को वक्फ बनाना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान की जमीन वक्फ बनाकर रोक लेंगे और पाकिस्तान जाकर नई जमीन मिली ही जाएगी। तो पाकिस्तान 10,38,000 किलोमीटर का मिल ही गया और हिंदुस्तान में जो जमीनें उनके कब्जे में थी उन जमीनों पर वक्फ बना दी। कभी जब मौका मिलेगा लौट कर आएंगे तो जमीनें तो अल्लाह के नाम हो चुकी हैं, जमीनें तो हो चुकी हैं। इनका सर्वे कौन करेगा? कुल मिलाकर अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड 1000 संपत्तियों को कहता, सपोज मैं कहता हूं 1000 संपत्तियों पर क्लेम करता है कि ये सर्वे वक्फ की जमीन है, तो उन 1000 का बैक रिकॉर्ड क्यों नहीं देखा जाएगा? शिया वक्फ बोर्ड अगर ये क्लेम करता है कि मेरे पास 2000 प्रॉपर्टियां हैं
वक्फ की, तो उन पूरी की पूरी 2000 प्रॉपर्टियों का सोर्स ऑफ ट्रांसफर क्यों नहीं पता किया जाएगा। तो सर्वे का उद्देश्य तो यह था कि जितनी वक्फें उत्तर प्रदेश में चढ़ाई गई हैं उन सभी वक्फों पर सर्वे करवाकर यह पता किया जाए कि वाकई में ये प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करके इस वक्फ बनी है या फिर जबरन इसको कब्जा कर लिया गया है किसी की भी जमीन और वक्फ बोर्ड ने चढ़ा दिया। वक्फ को असीमित पावर 2013 में दे दी गई और 1995 में उसको ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया और इस ऑटोनॉमस बॉडी या ऐसी को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम चढ़ा दी गई और लैंड रिकॉर्ड में धीरे धीरे करके उसको क्लेम करके इस तरह के 1989 का जो ऑर्डर आया 7 अप्रैल 1989 का, इस तरह के ऑर्डर करके उसको चढ़ा दिया गया। तो क्या ये बात पूरे के पूरे सर्वेों पर पूरे के पूरे वक्फों पर नहीं होनी चाहिए? लेकिन महाराज जी के आदेश के बावजूद इस पर शकील अहमद सिद्दीकी उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक छोटा ऑर्डर किया और वो छोटा ऑर्डर केवल बंजर भीटा या ऊसर भूमियों पर किया, बाकी की भूमियों पर, शहरी भूमियों पर करा ही नहीं, क्योंकि बंजर भीटा ऊसर भूमियां तो सब कहीं देहात में मिलेंगी, नदियों के किनारे मिलेंगी, केवल उनके लिए। बाकी भूमियां जो अर्बन लैंड है उस पर क्या हुआ, जो रोड की प्रॉपर्टी थी उस पर क्या हुआ, जो प्राइवेट लैंड ने कब्जा कर ली गई थी उन पर क्या हुआ, जो शमशान घाट कब्जा कर लिए गए थे उनका क्या हुआ, जो रामलीला मैदान कब्जा कर लिए गए थे उन पर क्या हुआ, जो परेड ग्राउंड कब्जा कर लिए गए थे उन पर क्या हुआ, जो प्रॉपर्टियां डिफेंस की प्रॉपर्टियां थी, पलटन की प्रॉपर्टियां थी, उन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके ये बना दिया गया, उनका क्या हुआ। ये बहुत सारे इश्यूज, इनमें से 5%, ये इतने माइन्यूटली सरकारी कर्मचारियों ने इसको ड्राफ्ट किया कि ये भी कह दिया जाए कि सर्वे हो रहा है और हकीकत में ये सर्वे हो ही नहीं रहा। ये तो केवल एक खाना पूरी हो रही है। ना एनिमी प्रॉपर्टी इसमें कवर की गई, ना एवेक्यू प्रॉपर्टी इसमें कवर की गई, ना ही इसमें शमशान की और ना ही पाकिस्तान गए लोगों की, ना ही दूसरी प्रॉपर्टियां कवर की गई और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टियां कवर की गई। यानी कि पूरा का पूरा खेल इतना बड़ा कर दिया गया कि 5% संपत्तियां तो प्रश्न के दायरे में आएंगी, 95% भूमियां इसमें बचा ली गई हैं। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए था कि हर वक्फ की प्रॉपर्टी, जब यह कहता है कि सेक्शन 35 और सेक्शन 37 में आपको ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, जब उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 की धारा 29 ये कहती है कि पंजीकरण का एक प्रकार है, तो फिर वो प्रकार मैं समझ नहीं पाया कि क्यों नहीं वो सारी प्रॉपर्टियां जो तहसीलदार के पास से रजिस्टर हुई होंगी, जो इधर म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर हुई होंगी, दाखिल खारिज हुएंगे, उन सभी प्रॉपर्टियों पर सर्वे क्यों नहीं हुआ और होना। और मुझे लगता है कि महाराज जी का इंटेंशन यही था कि उन सभी प्रॉपर्टियों का सोर्स ऑफ ट्रांसफर बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आई कहां से, कैसे प्रॉपर्टी नाम चढ़ी वक्फ के और कौन उसका ट्रांसफरर था, किसने ट्रांसफर की वो जमीन, और जिसने ट्रांसफर की उसका अधिकार था कि नहीं था, या वक्फ ने खाली पीली देखकर, जमीन देखकर क्लेम कर दी और आपने उसको चढ़वा दिया। तो वक्फ के तो उस पर चढ़ा हुआ है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर नहीं चढ़ा हुआ, धीरे धीरे करके सरकारी रिकॉर्ड पर भी उसको चेंज करवा दिया इस तरह के 1989 का ऑर्डर कर करके। तो फिर ये एक बहुत बड़ा घोटाला मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में जो महाराज जी करना चाहते हैं उसका केवल 5% इससे हो पाएगा, 95% बचाकर ले गए। और ये मामले जब आगे बढ़ेंगे कोर्टों में जाएंगे, कोर्ट में फंसा दिए जाएंगे और इन कोर्टों में केवल 5% भूमियों को ही लीगलाइज करके छोड़ दिया जाएगा। बाकी 95% जो किसान की जमीन है, जो सरकार की जमीन है, जो पड़ोसी अड़ोसी की जमीन है, जो नगर महापालिका की जमीन है, या जो जिलाधिकारी की जमीन है, जो राज्य संपत्ति है, या जो प्राइवेट संपत्तियां हैं, जो राजाओं की संपत्तियां हैं, जो नवाबों की संपत्तियां हैं, जो उस समय जमींदारों के पास थी, वो सारी संपत्तियां बचा ली जाएंगी और फिर इस पर पुनः कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि 7 सितंबर सन 2022 के आदेश को पुनः रिव्यू करते हुए केवल बंजर भीटा भूमियां नहीं, इसमें वो सारी भूमियां कवर होनी चाहिए जो भूमियां वक्फ पर चढ़ा ली गई, किसी प्रकार से चला दी गई हो। और वक्फ को कोई समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सांच को आंच क्या, अगर सही से चढ़ाई गई होंगी तो आपको समस्या क्या है, और गलत चढ़ाई गई होंगी तो विरोध होना स्वाभाविक है। क्योंकि एक बड़ा इंटेंशन यह था कि पाकिस्तान भी बना लेंगे और हिंदुस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे, जमीनों को बचाना आवश्यक है, इसलिए वक्फें बनाई गई थी और बनाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि अगर यह संदेश उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचेगा, माननीय
महाराज जी के पास तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वो इस पर पुनः सही आदेश, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडे वाला आदेश एक हुआ, फिर 3 दिन बाद दोबारा आदेश करना पड़ा, और वो इंटेंशन को कैसे डाइल्यूट किया जाए उस डाइल्यूशन को करके किया गया था, वैसे ही दोबारा फिर से इस पर आदेश होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।